नमस्कार। अ, इस सत्र में मैं अपने मित्र प्रोफेसर राजीव सांगल को आप लोगों से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। प्रोफेसर राजीव सांगल आईआईटी कानपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद ये 7 साल विदेश में रहे पढ़ाई करते हुए। उसके बाद पुनः ये आकर इन्होंने आईआईटी कानपुर ज्वाइन की और ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही इन्होंने जो प्रोजेक्ट उठाया वो था भारतीय भाषाओं का आपस में अनुवाद करने का, मशीन के थ्रू, कंप्यूटर के जरिए, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु इत्यादि। उस पे ये 5-15 साल वहाँ काम किए आईआईटी कानपुर में। उसके बाद राजीव भाई, एक नई इंस्टीट्यूट खुली थी हैदराबाद में, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, जो कंप्यूटर साइंस को ही डेडिकेटेड थी। उसके ये डायरेक्टर बन के वहाँ चले गए और ये बहुत बड़ा एक जंप था, क्योंकि आईआईटी कानपुर में एक तरह की स्टेबल नौकरी थी और आईआईटी हैदराबाद में वैसा नहीं था। पर इन्होंने वो रिस्क लिया क्योंकि इनका पैशन था पढ़ाने का और लैंग्वेज ट्रांसलेशन की भी उधर कुछ फैसिलिटीज़ इनको मिली। तो ये फिर अगले 15 साल ये हैदराबाद में ट्रिपल आईआईटी में डायरेक्टर के पद पे रह करके इन्होंने बहुत सारा काम भी किया, उस इंस्टीट्यूट को खड़ा किया, वहाँ पे एक नई कई तरह के प्रयोग किए, नई तरह की पढ़ाने की पद्धतियाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस की, जैसे रिसर्च और पढ़ाई साथ साथ चले, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की। उस इंस्टीट्यूट को सेल्फ रिलायंट बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया और उसके बाद इनकी नियुक्ति हुई आईआईटी बीएचयू में, वहाँ जहाँ ये 5 साल रहे। उस दौरान इन्होंने आईआईटी बीएचयू को भी 6 महीने के लगभग ये वहाँ के एक्टिंग वाइस चांसलर भी रहे और उस दौरान भी इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। तो इनके 2 बड़े योगदान हैं। एक योगदान है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, भारतीय भाषाओं का एक भाषा से दूसरे भाषा में कंप्यूटर के जरिए, मशीन के जरिए ट्रांसलेशन, लिखित और अब मौखिक रूप में भी। और दूसरा इनका बड़ा योगदान है कि कैसे वैल्यू एजुकेशन को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जोड़ा जाए। इसके भी इन्होंने बहुत सारे प्रयोग ट्रिपल आईआईटी में रहते हुए किए और उसके बाद जब ये बीएचयू में आए तो वहाँ भी किए। तो हम लोग आज इनसे बात करेंगे विशेषकर इन 2 मुद्दों पर, और उसमें भी मैं भाषा वाले मुद्दे पे जरा ज़्यादा फोकस करूँगा। तो राजीव भाई, एक तो पहले ये बताइए कि आप को ये प्रेरणा कहाँ से आई कि ये भारतीय भाषाओं के आपस में अनुवाद होना चाहिए? मैं जब आईआईटी की कानपुर की पढ़ाई करके बाहर गया और फिर जब मैं लौट के आया तो मैंने कहा कि मैंने अमेरिका में रह के पीएचडी की है और पोस्ट डॉक भी किया है। तो इसमें कंप्यूटर साइंस का जो चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस समय उन सब को सीखा है। पर अब मुझे भारतीय प्रॉब्लम्स पे काम करना चाहिए। जो मैं वहाँ पर अमेरिका में काम कर रहा था, मैंने कहा वो अमेरिका की प्रॉब्लम थी, यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मैंने देखा कि किस पे काम किया जा सकता है और फिर मुझे भाषा, मैंने कहा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भाषा, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको देश की आवश्यकता है। और उस समय जज्बा भी वही होता था, देश के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। तो उस समय फिर अनुवाद, तो भारतीय भाषाओं में आपस में अनुवाद और अंग्रेजी के साथ भी उनको जोड़ना, तो इस पे काम। किस साल आपने ये? मैं 1982 में 1982 में भारत वापस आया और आने के 6 महीने के अंदर अंदर ही मैंने ये काम फिर शुरू कर दिया। तो 82 से लेके 22 तक अभी तक ये लगातार वो काम चल ही रहा है? बिल्कुल, 40 साल ये काम, हाँ ये 40 साल काम चल रहा है और इसमें उपलब्धियां भी प्राप्त हुई हैं। और हर 10 साल में नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, उनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, ये सब भी एक चुनौती के रूप में साथ में रहा है। क्योंकि अंग्रेज़ी को लेके विदेश में काम होता है और जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो आसानी से वो लोग उस पर काम कर लेते हैं। मुझे लगा हम जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं और जो लैंग्वेज के लोग हैं, इनको, हमको भी इसका ध्यान रखना चाहिए और अपनी भाषाओं के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ, जब मैं वापस आया और इस पे काम शुरू किया तो जो लिंग्विस्टिक थियरीज थी, भाषा विज्ञान की जो थियरीज थी, उनको मैंने देखा कि ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है।
अच्छा। और हमारी भाषाओं पे को उन पर थोपा जा रहा है, आहा। जो नेचुरल नहीं है भाषाओं के लिए, जो सहज रूप से जो हम जिस प्रकार से अपनी भाषाओं को देखते हैं, ये थ्योरी उसको बिल्कुल अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के देख रही है। तो उसमें, और कंप्यूटर एक इंजीनियर होने के नाते हम एक सरल सहज रूप से काम करना चाहते हैं, जिसमें चीज़ जिस पे हम काम कर रहे हैं उसका एक सहज थ्योरी निकले जो सरल हो और जो उसकी गूढ़ताओं को पकड़ ले। राइट। उस दौरान मेरी मित्रता मेरे सहयोगी के साथ हुई, डॉक्टर विनीत चैतन्य, जो आईआईटी कानपुर से कभी पीएचडी करके चिन्मय मिशन में चले गए थे। अच्छा। और वो वापस आईआईटी कानपुर में आए, और तब हमारा ध्यान गया पाणिनि की व्याकरण पे। तो हमने फिर संस्कृत वैयाकरण, मतलब ग्रामेरियंस, संस्कृत ग्रामेरियंस, उन लोगों के साथ काम किया। और तिरुपति, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति से आचार्य रामकृष्णमाचार्युलु और भी अनेक संस्कृत के लोगों के साथ काम किया, साथ में मॉडर्न लिंग्विस्ट्स के साथ भी। तो इन दोनों को जोड़ते हुए कंप्यूटर विज्ञान टेक्नोलॉजी हमको क्या दे सकती है, तो इसको लेके सारा काम शुरू किया। और इस काम में मैं कह सकता हूँ कि सफलता मिली, क्योंकि मूल काम पाणिनि कर गए। तो वो उस पाणिनि की व्याकरण को एक कंप्यूटेशनल पाणिनियन ग्रामर के नाम से ही हमने उसको जगह दी, उसी को शुरू किया। और उसमें जो सफलताएं मिली उसके आधार पे हमारे कंप्यूटर के सिस्टम बनते गए, जो कि भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं। तो मैं जो आप बोल रहे हैं उससे मैं ये समझ रहा हूँ कि जो ये काम आपको करना था कि एक भारतीय भाषा का दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद हो, उसके लिए जो कुंजी आपको मिली वो वेस्टर्न लिंग्विस्टिक थ्योरी से नहीं मिल पाई, बल्कि उसमें प्रॉब्लम हुए, और फिर आपको वो पाणिनि की व्याकरण से वो जिसको कहते हैं ना यूरेका मोमेंट वो मिला। जब पाणिनि की व्याकरण की दृष्टि से भारतीय भाषाओं को देखा, अरे ये इतना सरल और इसमें इतनी गहराई से बात जो है वहां तक हम पहुंच सकते हैं, ये दिखाई दिया। और इसको लेके फिर कंप्यूटर विज्ञान की जो एल्गोरिथम है उनको उसी के आधार पे फिर एल्गोरिथम बनाए तैयार हुए। और उस समय की जो थियरीज थी, जो कि गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग चॉम्स्की लेटेस्ट थियरीज जो थी, या जीपीएसजी भी कहें, जो कंप्यूटेशनल थियरीज थी, लेक्सिकल फंक्शनल ग्रामर, इनको जब हमने कंपेयर किया तो हमने कहा ये तो बिल्कुल बैठती ही नहीं है। अच्छा। तो इस पे फिर हमने अनेकों शोध पेपर्स भी लिखे, जो उस समय की और आज की भी जो सबसे टॉप मोस्ट जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस थी, वहां जाके उनको प्रेजेंट किया। तो इसकी स्थापना हुई कंप्यूटेशनल पाणिनियन ग्रामर की। अच्छा। ये बात अलग है कि बाद में हमने कंप्यूटेशनल पाणिनियन ग्रामर को अंग्रेजी पर भी लगाया, और उसमें भी बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। अच्छा। उस समय हमने प्रिलिमिनरी काम ही किया, क्योंकि हमने कहा हमारा उद्देश्य भारतीय भाषाओं पे काम करने का है। तो मिस्टर पाणिनि इन लंदन, उस पे हमने इनिशियल पेपर्स लिख के छोड़ दिए, और ये सोच के कि बाकी लोग जो हैं लिंग्विस्ट हैं वो इसको ले जाएंगे। पर क्या कहें, वो दास्ता कहें या जिन थियरीज पे लोग काम करने लगते हैं उन्हीं पे अटके रह जाते हैं, नई चीज नहीं सोच पाते। तो इसको किसी और ने बहुत पिकअप नहीं किया, पर आज भी इसको कोई पिकअप करेगा तो इसमें एक नई चीज निकल के आएगी। अच्छा। पर जो हमारी एक थोड़ा सा हट के मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो बाकी लिंग्विस्टिक्स तो हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसमें वो वेस्टर्न थ्योरीज को ही प्रमुखता दी जाती है। बिल्कुल। ये मेरे लिए और हम लोगों के लिए अचरज की बात थी, क्योंकि हम इंजीनियर थे, हमने लिंग्विस्टिक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है इसको नहीं देखा था। तो हम जब भी अच्छे लिंग्विस्ट से बात करते थे तो वो कहते थे हाँ पाणिनि ने बहुत बढ़िया काम किया, ओरिजिनल काम किया। तो मैं जब वो पूछता था बताइए, बोला जी हम तो उसके बारे में कुछ जानते नहीं है। वो लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, वेस्टर्न थियरी सब जानते हैं और पाणिनि को नहीं जानते। आज भी शायद एक हद तक यही स्थिति है। और इस बात पे जब हमने और पूछा तो उन्होंने, कुछ लोग सहयोग में आगे आए, पर उन्होंने कहा इसमें संस्कृत के जो वैयाकरण हैं, ग्रामेरियंस हैं, उनके साथ बैठ के बात करनी होगी। हम भी इनमें कुछ लोग ऐसे आए, प्रोफेसर बीएन पटनायक, उन्होंने कहा हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे। हालांकि हम खुद इसमें हमने काम नहीं किया, हम आज की मॉडर्न वेस्टर्न थियरीज को लेकर ही काम कर रहे हैं। तो
ये इसमें जो एक चीज़ जो भी कहें सौभाग्य बना, इसमें कुछ सब चीज़ों लोगों के साथ बैठने का फिर मौका मिला, और इन सब को जो लेके आगे बढ़े तो पाणिनि के व्याकरण के आधार पे फिर हम आगे काम कर पाए। राइट। तो अभी ये काम आपके मैं दो हिस्से देखता हूँ, एक तो मशीन ट्रांसलेट टेक्स्ट फॉर्म में ट्रांसलेशन, हाँ जी, है ना? हाँ। तो उसमें, और दूसरा है स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन। ये दो उसके अगर करें तो पहले तो ये बताइए कि कितनी भाषाओं में आपने अभी ये काम कर दिया, भारत की कितनी भाषाओं के बीच में ट्रांसलेशन संभव हो गया है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन वाला काम? तो इसको अगर टेक्निकली देखेंगे तो जो पहले 15 साल काम किया उसमें वो रूल बेस्ड या ये कहेंगे थ्योरी बेस्ड काम था, लेकिन उस 15 साल के बाद स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस आ गई। अच्छा। उसका मतलब ये था कि भाषा में बहुत सारे अपवाद होते हैं, हाँ। एसोसिएशन से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, और थ्योरी जब उनको समझने जाती है तो उसमें फिर दिक्कत आती है, क्योंकि हमारी थ्योरी और कंप्यूटर इतने डेवलप नहीं है। तो स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस आ गई, तो वो स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस और रूल बेस्ड अप्रोच को हमने मैरी किया। हाँ। तो जब मैं IIT कानपुर से IIIT हैदराबाद आया तो हम लोग उस समय ये स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस आनी शुरू हो गई थी, तो हमने उन स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस को लेके काम किया, और अगले 10-15 साल में वो जो सिस्टम बने, तो स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस का फायदा ये रहा कि मशीन खुद स्टैटिस्टिक्स से कुछ सीख सकती है, और उसके आधार पे जो क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन है, खासकर जो आम फ्रेजेस हैं, आम चीजें हैं, उनके लिए अच्छा अनुवाद कर लेती है, लेकिन वो थ्योरी के साथ में हो रहा है। तो ये काम होने से ये चीजें फिर ज्यादा बड़े स्केल पे फैल गई, और जो काम हमने भारत की 5 भाषाओं के लिए किया था, हमने 4 भाषाएं चुनी थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अच्छा। है ना? बंगला, मराठी, हिंदी, और फिर साथ में साउथ की भाषाएं ली थी, तेलुगु, और बाद में और भी साउथ की भाषाएं जोड़ी। तो ये 4 या 5 भाषाओं को लेके जो काम किया, ये एकदम से फिर फैल गया। अच्छा। और स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस के साथ करीब 10 भाषाओं में ऐसा काम होने लग गया। अच्छा। और ये काम जो है, ये आप कहें कि ये 95 के बाद हुआ, या 2000 के 95 के बाद करीब शुरू हुआ, और 2010, 2012-13 तक करीब 10-12 भाषाओं में ऐसी चीज़ें तैयार हो गई। और भारत में 22 भाषाएं हैं जो संविधान में, जिनको विशेष नाम जिनका लिखा गया है। तो उन 22 भाषाओं के लिए पाणिनि के आधार पर व्याकरण का निर्माण और बाकी काम, वो सब भाषाओं में फिर वो अगले 10-15 साल में वो पूरा हुआ। तो 2010 या 12 तक करीब 10 भाषाओं में अनुवाद का काम, कंप्यूटरीकृत अनुवाद का काम शुरू हो गया, वो मतलब चालू हो गया, वो होने लगा। और बाकी भाषाओं में भी जो टूल्स जिनको हम कहते हैं भाषा के टूल्स, वो भी तैयार हो गए। तो ये जैसे किताबों को ट्रांसलेट करने का काम हो रहा है, अब अभी क्या इसकी उपयोगिता हो रही है? किताबों, टेक्स्ट को इसकी अब बहुत सारी उपयोगिता खुल गई है। तो अब इस पे आते हैं, जो आपने पूछा हाँ। कि ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट है, लिखित से लिखित, क्या ये जो मनुष्य बोल रहा है तो इस बीच जो पैरेलल में जो दूसरे विकास इस दिशा में हो रहे थे, वो थे स्पीच। तो स्पीच रिकग्निशन, कि जो मानव बोले, जिस भाषा में बोल रहा है उस भाषा में ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, उस भाषा में लिखित रूप से वो आ जाए, कहें तो डिक्टेशन भी उसको बोल सकते हैं। तो ये काम होते होते ये अच्छी टेक्नोलॉजी बन गई, और साथ में जो लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट में है, उसको मशीन पढ़ के सुना सके। तो ये भी भारतीय भाषाओं में ये काम अच्छा होने लगा। तो ये काम जो है IIT मद्रास में बहुत अच्छा काम हुआ, और टेक्स्ट टू टेक्स्ट में IIT कानपुर से शुरू होके फिर वो IIIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे इत्यादि में हुआ। लेकिन ये समय आ गया जबकि स्पीच प्रोसेसिंग, जो मौखिक या बोल के जो भाषा है, और लिखित रूप से इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन, तो उसके तीन उसके जो महत्वपूर्ण उसमें जो कदम हो गए। पहला हो गया कि जो बोला जा रहा है उसका टेक्स्ट बन जाए, वो उसी भाषा में। तो अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में उसका टेक्स्ट बन जाए। फिर टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, तो हिंदी से तेलुगु, या हिंदी से मराठी, हिंदी से बांग्ला, हिंदी से तमिल, तो हिंदी से टेक्स्ट टू टेक्स्ट, लेख से लेख ट्रांसलेशन, वो अनुवाद हो जाए।
और इसके बाद में जब वो टेक्स्ट में आ गया तो उसको मशीन बोल के सुना दे। ठीक। तो ये 3 स्टेप्स में स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन जो है ये किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये कहाँ, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है अभी? तो ये इसका उपयोग इसका हमने पहला जो लिया, क्योंकि अब इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन भी मोदी जी ने अभी लॉन्च किया है 4 जुलाई 2022 को, इसी वर्ष, पिछले महीने। तो इस मिशन के तहत कई गोल्स हैं। मुख्य गोल इसका ये है कि जो लेक्चर दिए जा रहे हैं, जैसे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उनका सभी भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन हो सके। अगर वो अंग्रेजी में बोला जा रहा है तो भारतीय भाषाओं में उसको बटन दबाएं और हो जाए। अगर एक भारतीय भाषा में हो रहा है तो दूसरी भारतीय भाषाओं में भी हो जाए, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन हो जाए। तो इस मिशन का ये एक लक्ष्य है। और इस पे अब पूरे देश में बहुत ज़ोरों से काम शुरू हो चुका है। 70 रिसर्च ग्रुप्स इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। वो 40 संस्थाओं में मौजूद हैं, या 35 संस्थाओं में वो हैं। और इसका जो पूरा एक नेशनल प्लान है वो राष्ट्रीय नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंतर्गत है वो। उसके तहत अलग अलग काम अलग अलग ग्रुप्स कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात क्या है कि ये सारा काम एक साथ जुड़ता है और इसके जो प्रारंभिक रिजल्ट्स हैं वो भी हमारे सामने आने लगे हैं। अच्छा। तो हिंदी से इंग्लिश से मराठी और इंग्लिश से तमिल, इन 2 में रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। और इसके माध्यम से जो अंग्रेज़ी में लेक्चर है उसका अनुवाद होना शुरू हो गया है। अच्छा। जब मशीन अनुवाद करती है, चाहे वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट हो, चाहे स्पीच टू स्पीच हो, उसमें त्रुटियां रहती हैं। उन त्रुटियों को ठीक करना पड़ता है। तो ये काम ऑटोमेटिक होगा तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें समय है तो उसमें बैठ के उसकी त्रुटियां दूर कर सकते हैं। और फिर वो एक बहुत ही तेज़ी से हमारे पास एक बोला हुआ व्याख्यान उसके सब भारतीय भाषाओं में आ पाएगा। अभी 3-4 भाषाओं में ऑलरेडी आना शुरू हो गया है और ये सभी भारतीय भाषाओं में आ कोई यूनिवर्सिटी या कोई सरकारी विभाग इसको उपयोग में लाने लगा है क्या? इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, भारतीय शिक्षा विभाग जी, जिसके बहुत सारे कोर्सवेयर जिसको कहेंगे, इंजीनियरिंग में एनपीटेल के माध्यम से स्वयं के प्लेटफॉर्म हैं जिसमें बाकी इंजीनियरिंग ही नहीं बाकी दूसरी विषयों के लेक्चर्स और कोर्सेज पड़े हुए हैं, उनके ऊपर इसका उपयोग होना शुरू हो गया। अच्छा। और 8000 घंटे ट्रांसलेट होके इसके माध्यम से आज कंप्यूटर पे ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। अच्छा। और जो इनिशियल ये लॉन्च हुआ है 2 महीने शायद 1.5 महीना पहले, और यूजीसी के चेयरमैन ने इसको देश के सामने रखा है। और इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जिसके तहत ये मिशन चल रहा है, तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज, दोनों मंत्रालय मिलके काम कर रहे हैं कि ये जो रिसर्च जो चीज़ें बना के देगी इसमें, वो जल्द से जल्दी जो है उपयोग में आने लगे। तो ये स्टार्टअप्स को भी ट्रांसफ़र हो जाएं, इंडस्ट्री को भी मिल जाएं, जिससे कि वो इसको लेके इसका उपयोग करें। और इसका जो सीधा जो लाभ है, ये हमारे यहाँ जो छात्र पढ़ना चाहते हैं और जो चीज़ें मात्र अंग्रेज़ी में उपलब्ध हैं वो अब भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो सकती हैं और हो रही हैं। तो ये काम शुरू हो गया है। तो एक बात बताइए, आपका इतना अनुभव रहा और मैं थोड़ा आपके बारे में जानता हूँ इसलिए कि आपकी इतनी रुचि रही है पढ़ाने में, और इसलिए आपका बहुत अनुभव भी रहा है बच्चों की ग्राह्यता को लेके कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा कैसे रिसीव कर रहा है, स्टूडेंट कैसे रिसीव कर रहा है, इस पे आपका ध्यान निश्चित ही रहा है। इसमें भाषा का, भारतीय संदर्भ की मैं बात कर रहा हूँ, भाषा का कितना बड़ा रोल आप देखते हैं, और अंग्रेज़ी का क्या उसमें रुकावट या सहायक है, किस तरह देखते हैं आप उसमें? मेरे विचार से ये हमारी जो सोच है, हम जो मौलिक सोच अपनी भाषा में कर पाते हैं, और एक तरह से अनुवाद फिर दूसरी भाषाओं में होता है जो हम अपने मन में कर रहे हैं। जब हम अपनी मूल भाषा में, मातृभाषा में नहीं बल्कि दूसरी भाषा में सोचते हैं तो उसमें कृत्रिमता रह जाती है। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा और मुझे पता है, मैं 8वीं कक्षा में अंग्रेज़ी मीडियम में
मेरा ट्रांसफ़र हुआ। और वो समय था जब बाकी सब लोग अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, मैं कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन मैं अंग्रेज़ी की किताबें भी पढ़ता था, तो मैं समझ पा रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। उस समय की क्या बात थी, मेरे में कोई हीन भावना नहीं आई। मैंने कहा हाँ, ये मैं बोल नहीं, तो मैं जो बाकी लोग बोल रहे हैं, मैं मित्र जल्दी बन जाते हैं, मैंने कहा मैं सारी बात समझ में आ रही पर मैं अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकता हूँ। तो एक मैंने वो माहौल देखा और मैं एक नए स्कूल में गया था, नए शहर में गया था, राजस्थान में मेरी पढ़ाई हुई है। तो ये जब बात होने लगी, इत्तेफाक से 3 महीने बाद या 2 महीने बाद जो टेस्ट होता है, कुछ टेस्ट हुआ और मेरे सारी 2 सेक्शन थे, सब में सबसे हाईएस्ट नंबर आ गए। मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी लिख सकता था लेकिन वो धारा प्रवाह वो नहीं था। तो इसके बाद चीज़ें फिर और बदल गई, लोग मेरे पास आने लगे। मैंने कहा हाँ, मैं अंग्रेज़ी मैं समझ रहा हूँ पर मैं बोल नहीं सकता। तो अगर हम अपनी इस भावना से निकल जाएं कि भाषा एक कम्युनिकेशन का माध्यम है और जो हमारी मातृभाषा है वो हमारे साथ एक विशेष रूप से है, अगर हम ये समझ जाएं तो हम हीन भावना के बाहर आ सकते हैं और एक मौलिक विचार भी रख सकते हैं, मौलिक सोच भी कर सकते हैं। इसमें मुझे अगर एक टर्निंग पॉइंट दिखा तो पहले जो चीज़ मैं बोल चुका हूँ कि पाणिनि के व्याकरण से क्यों लोग नहीं थे, क्यों नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई अंग्रेज़ी में हुई है, अंग्रेज़ी में वो पढ़ा रहे हैं। और ये संस्कृत में लिखा हुआ है या बाकी भारतीय भाषाओं में भी इस पे किताबें हैं, पर हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ और लिंग्विस्ट हैं उन्होंने वो नहीं पढ़ा है। तो हम अपने भाषा से ही नहीं कट गए, हम अपने ज्ञान से भी कट गए। राइट। पर जो इसका मुझे बहुत बड़ा एक और क्षेत्र दिखता है वो हमारा समाज दिखता है कि जो हमारे समाज की सोच है, हमें अपने समाज, सोसाइटी, मानव की जो सोच है उसमें हमारी मौलिक सोच और जो हम पूरे विश्व को कुछ दे सकते हैं वो हमारी भाषाओं में है, वो अंग्रेज़ी में नहीं है। और अगर हम उन चीज़ों को अगर पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो हमें एक बहुत ही एक नेचुरल अपने समाज से जुड़ने का भी मौका मिलता है और समझने का मौका मिलता है। तो मेरे विचार से भाषा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है। और जैसे जैसे इस पे काम करेंगे और तो हमारे पास जो ज्ञान है वो भंडार भी हमारे सामने खुलने लगेगा। उससे कनेक्ट होने की देर है। तो उससे हम कनेक्ट होंगे, फिर हम अपने लोगों से कनेक्ट होंगे, अपने लोगों से जुड़ेंगे। उस जुड़ने के साथ जो सोच है उस सोच को हम समझ पाएंगे और उसके आधार पे फिर आगे का काम भी कर पाएंगे। तो राजीव भाई, मैं ये एक बहुत ही मुझे महत्वपूर्ण विषय लगता है कि भाषा और ओरिजिनल थिंकिंग, भाषा और ओरिजिनल रिसर्च, इसका संबंध और अपने देश के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग सदियों से अंग्रेज़ी के प्रभाव में रहा है ये देश। जो अंग्रेज़ी जानता है वो भी और जो अंग्रेज़ी नहीं जानता वो भी, प्रभाव वही रहा है कि भाई अंग्रेज़ी नहीं जानते इसलिए हम पिछड़े रह गए, और जो अंग्रेज़ी जानते हैं वो इस कदर उसमें फंस गए कि शायद वो अपनी मौलिकता से कट गए हैं, दूर हो गए हैं। और एक जो हम पे हमेशा लांछन लगता है कि इस देश में ओरिजिनल रिसर्च नहीं होती है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और मैं तो रिसर्च का आदमी नहीं हूँ, पर कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका संबंध भाषा से भी है। भाषा से ही है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, पर भाषा से भी है। आपके विचार इस पे सुनना चाहता हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ कि भाषा इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जब लिंग्विस्टिक्स की थ्योरी हमने अपनी भाषाओं पे लगाने का प्रयास किया तो हमें 2 कॉन्सेप्ट्स मिली वेस्टर्न लिंग्विस्टिक्स की थ्योरीज। एक तो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पेशेंट एटसेट्रा। दूसरी है एजेंट ऑब्जेक्ट या डीप ऑब्जेक्ट, एजेंट पेशेंट भी बोलते हैं। तो एक तो है जो सरफेस लेवल पर है, एक है जो डीपर लेवल पे है। ठीक है, इन दोनों को जब लगाओगे तो आपको गलत रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बहुत ज़्यादा सरफेशियल है, दूसरी कुछ ज़्यादा गहराई में चली गई। अच्छा। जो भाषा के जो प्रेपोजिशंस, पोस्टपोजिशंस, जिनको हम परसर्ग बोल सकते हैं,
पाणिनि ने इनसे एक अलग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है और जिसको हम कारक थियरी बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें कर्ता, कर्म, करण इत्यादि। अगर हम भाषा में अनुवाद का कोशिश करेंगे और हमने कर्ता को अगर एजेंट बोल दिया तो गलत हो जाएगा, हम कॉन्सेप्ट ही मिस कर जाएंगे। कर्ता को सब्जेक्ट बोल दिया तब भी कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट कन्वे कर रहा है? तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट कन्वे कर रहा है और इसको जब पकड़ते हैं तो पूरी थियरी इतनी सिंपल हो जाती है। अच्छा। वो उसको, उसके एसेंस को, भाषा की जो व्याकरण है उसके सार को पकड़ रही है। तो व्याकरण के स्तर पर हम कर्ता, कर्म और कारक थियरी की बात करते हैं और जब उसकी और एनालिसिस करेंगे तो नव्य न्याय और न्याय की थियरीज पे जाएंगे और फिर मीमांसा की थियरीज पे जाएंगे जो कि भारतीय पद्धति में है। तो इसका एक अलग ही अप्रोच मिलती है। अच्छा। तो ये मैंने थोड़ा सा टेक्निकल उदाहरण दिया जहाँ पे हम उन कैटेगरीज में पढ़ के थीमेटिक रोल्स, एजेंट की कैटेगरी या सरफेस पोजीशन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरीज में हम इसको मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि हम अपनी मानविकी, ह्यूमैनिटीज की थियोरीज पे जाएंगे, समाज की थियोरीज पे जाएंगे, तो इससे भी बड़ा गल्फ हमको मिलेगा। और इनको अगर पकड़ेंगे तो इसमें हमें एक नई दिशा मिलेगी। मैं कहूँगा हमें ही नहीं मिलेगी, पूरी पृथ्वी को, पूरी मानव जाति को भी मिलेगी। क्योंकि इस समय पूरी दुनिया जहाँ खड़ी है कहीं पे अटक गई है और समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज है और दूसरी तरफ युद्ध है। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच फंस गए। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ और इसके बाहर निकलने का रास्ता हमारे थियरीज के निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आपकी बात सुन के, और पहले भी थोड़ा इस पे ध्यान गया है कि ये जो थियरीज और कैटेगरीज की आप बात कर रहे हैं, तो ये इनका कहीं ना कहीं सभ्यतागत दृष्टि से संबंध होता होगा। पश्चिमी सभ्यतागत दृष्टि से जो थ्योरीज निकलेंगी या जो कैटेगरीज वहाँ बनेंगी, सोचने की कैटेगरीज, वो एक खास प्रकार की होंगी। और अगर कोई और सिविलाइजेशन से, वो भारतीय हो, चीनी हो, कहीं की भी हो, उससे जो कैटेगरी, क्योंकि उनकी दृष्टि अलग होती है दुनिया को देखने की, मानव को देखने की, पेड़ पौधे को देखने की, प्रकृति को देखने की, अंतरिक्ष को देखने की, ये दृष्टि अलग होती है। और ये उस दृष्टि का संबंध इन थ्योरीज और कैटेगरीज से होता है, ऐसा मुझे लगता है। ये कोई डिवॉइड नहीं है उससे, ये कोई न्यूट्रल नहीं है, मतलब उनका भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्या ये बात ठीक है? मेरा तो आपसे बिल्कुल इस पे सहमति है। हाँ। कि जो कैटेगरीज और थियरीज, जो उनके पीछे जो दृष्टि है, हाँ, ये हमारी सोच को प्रभावित करती है। एक गिलास रखा है, उसमें आधा वो भरा हुआ है, तो अब एक व्यक्ति उसे आधा भरा हुआ देखता है, दूसरा व्यक्ति उसे आधा खाली देखता है और उसके अनुसार दो अलग अलग प्रोग्राम ऑफ एक्शन निकल के आते हैं। तो यही चीज़ हमारी सोच के साथ है कि हम प्रकृति को कैसे देखते हैं। ये प्रकृति मेरे उपभोग की वस्तु है, तो उससे कंज्यूमरिस्ट कल्चर निकल के आता है। ये प्रकृति मेरी माँ है, मैं इसके सह अस्तित्व में हूँ, तो एक दूसरी एक लाइफस्टाइल, जीने का तरीका, सब चीज़ अलग निकल के आती है। तो ये इस दृष्टि पर, इसी प्रकार हम दूसरे मानव को कैसे देखते हैं। क्या मानव ईविल है या क्या मानव पुण्यशील है। और इसमें दोनों में हम जो दृष्टि से देखेंगे, तो एक में हम आदमी को मारने की सोचेंगे, दूसरे हम आदमी को भाई समझेंगे और उसको ठीक करने का, वो अपने विकास कर पाए, अपने को पहचान पाए, इस दृष्टि से काम करेंगे। तो अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में भगवान है और दूसरे में भी भगवान। सवाल सिर्फ इतना है कि मैं इसको पहचान लूं, दूसरा भी इसको पहचान ले। ये एक दूसरी सोच है। और अगर हम मानते हैं दूसरा शैतान है, तो हम कहेंगे इसको कैसे या तो मार दिया जाए या इसको कंट्रोल किया।
तो ये पूरी दृष्टि के आधार पे हमारा पूरा कार्यक्रम ही बदल जाता है। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में थियरीज, कैटेगरीज, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसको ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ऑब्जेक्टिव है, एज इफ़ उनका सभ्यता से, सभ्यतागत सोच से, सभ्यतागत मान्यताओं से, दृष्टि से कोई संबंध नहीं है। ये तो साइंटिफिक है, कोट एंड कोट साइंटिफिक है। इसलिए वेस्टर्न थ्योरी को हिंदुस्तान पे भी लगाया जा सकता है, वहाँ की लिंग्विस्टिक थ्योरीज़ को भारतीय भाषाओं पे भी लगाया जा सकता है, क्योंकि तो वैल्यू न्यूट्रल है, वो कोई उनका कॉन्टेक्स्ट से कोई मतलब ही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो उससे तो इसलिए हमारी जितनी भी, आई मीन दिस इफेक्ट्स आवर रिसर्च ऑल्सो, बिकॉज हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई हो रही है वो तो सारी वेस्टर्न कैटेगरीज और वेस्टर्न थ्योरीज ही बाय एंड लार्ज उसको डोमिनेट कर रही है, चाहे वो सोशल साइंस हो चाहे और कुछ हो। तो उसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल इसमें ऑब्जेक्टिव लेवल पे हम क्या कहेंगे कि गिलास जो है वो आधा भरा है, इस पे एग्रीमेंट है। तो जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन है उस पे एक्चुअली एग्रीमेंट है, ठीक है। सवाल ये है कि दृष्टि क्या है, वो गिलास को भर सकते हैं या वो खाली होता रहेगा, क्या उसमें सहअस्तित्व है। जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो प्रकृति के साथ क्या हमारा सहअस्तित्व है या हम उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए पैदा हुए हैं, राइट। ये दृष्टि है। इसका जो अगर कहें जिसको हम ये बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव, बियॉन्ड फैक्ट्स है, जिसको हम सत्य बोलते हैं, ट्रूथ, तो ये ट्रूथ के लेवल पर है। जैसे फिजिक्स की कुछ थियरीज ट्रूथ के लेवल पर, वो खाली ऑब्जर्वेशन से नहीं निकलेंगे, ऑब्जर्वेशन उसके सपोर्टिव होगा, उसके अनुरूप होगा, पर वो दृष्टि हमें ले जाएगी एक लार्जर ट्रूथ को पहचानने में, और उसमें समय लगता है, वो भी समझ में आता है, ऐसा नहीं है। वो अब हमें आज समझ में आ रहा है जब हम पृथ्वी का नाश कर बैठे। आज हमें समझ में आ रहा है कि ये पृथ्वी, ये नेचर, ये प्रकृति मेरे साथ सह अस्तित्व में। तो ये फैक्ट्स के बियॉन्ड है, लेकिन ये भी एविडेंस बेस्ड है। ये कहने की, इसमें ये नहीं कहना है कि ये कुछ और चीज़ है, ये भी एविडेंस बेस्ड है। लेकिन जो दृष्टि है ये एविडेंस बेस्ड होते हुए भी इसमें समय लगता है इसको सही दृष्टि तक पहुंचने में। राइट। तो आज जो बड़ा चुनौती है मानव के आगे, कि हम मानव को भी इस रूप में समझ जाए कि मानव जो है ईविल है या देवता है या भगवान है। मतलब कहने का क्या अर्थ है कि आदमी गड़बड़ करने वाली चीज़ है या पुण्यशील है, अच्छी चीज़ करने वाली वस्तु। इसको अगर हम समझ जाते हैं और इसमें दो दृष्टियाँ निकल रही हैं, इनमें दो तरीके, इनके डील करने के तरीके अलग निकल रहे हैं, तो हम उसमें फिर वो तरीका चुने जो हमें सही की ओर ले जाता है। अर्थात हर मानव अच्छा काम करना चाहता है जी। राइट। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये दृष्टि जो है एविडेंस के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल एविडेंस बेस्ड है। लेकिन छोटे छोटे जो हम फैक्ट्स देखते हैं उसके माध्यम से हमें समय लगता है इस एविडेंस पे पहुंचने में, इस दृष्टि तक पहुंचने में। तो ये वैज्ञानिक सोच भी है, लेकिन ये एक बड़ी दृष्टि के साथ है। बहुत अच्छा लगा राजीव भाई आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि इसके बाद भी एक कॉन्वर्सेशन अपना हो वैल्यू एजुकेशन को लेकर के। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल।